कड़ी मेहनत, सपना डॉक्टर बनने का। एम्स जैसी देश की बेस्ट मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स में दाखिला लेने का एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी आया, लेकिन अपने साथ विवादों का पिटारा भी लाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। नीट विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से आज करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। वैसे तो नंबर 1 कोई एक ही होता है, लेकिन नीट यूजी एग्जाम रिजल्ट में एक साथ 67 स्टूडेंट्स टॉप कर गए। यही नहीं, एग्जाम में ग्रेस मार्क को लेकर भी काफी सवाल उठे। विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की परीक्षा फिर से कराने का निर्देश दिया है, लेकिन कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में ग्रेस मार्क तो बस विवाद का एक पहलू है। याचिकाओं में पेपर लीक और नीट परीक्षा को रद्द करने और फिर से एग्जाम दोबारा करवाने की मांग की है। ये भी आरोप है कि एक ही सेंटर से कई स्टूडेंट्स के नंबर 1 रैंक हासिल कैसे कर लिया। इनमें से कई के रोल नंबर आसपास के थे। विवाद पर नीट एग्जाम कराने वाली NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने और बगैर ग्रेस मार्क वाले ओरिजिनल स्कोर बताने की बात कही है। सबसे पहले हम आपको छात्रों और याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनाते हैं। इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इस बार मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है। तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं, तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है, ग्रेस मार्क्स का जो ये कह रहे हैं, उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे, तो 50 रैंक कम, अब 14000 जो रैंक है वो 13950 हो जाएगी। उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना। 15,000 का ये 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई है 15,000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। हम जब उनको री एग्ज़ाम, देखिए आज NTA ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए, और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उन्होंने NTA ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। NTA पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार है। 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है, उसमें ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है, और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है।
सरकार का पक्ष भी आपने सुना। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नीट ने भी अपना पक्ष रहा। हालांकि एग्जाम में बैठने वाले कई छात्र जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें अभी छोटी सी राहत मिली है। सिर्फ ग्रेस मार्क रद्द किए गए हैं, लेकिन आरोपों की लिस्ट लंबी है। इसमें पेपर लीक जैसे आरोप भी शामिल है। इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अड्डा 24/7 के फाउंडर एंड CEO अनिल नागर। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश में और चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल सर, देश में जिस परीक्षा के बाद छात्र डॉक्टर बनते हैं, वो परीक्षा नीट आज सवालों के घेरे में है। नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारे बच्चे जो बहुत यंग बच्चे हैं, 17-18 ईयर्स के बच्चे हैं, जिनके ड्रीम्स हैं, जिनके एस्पिरेशंस हैं और बहुत इम्प्रेशनेबल एज के हैं, ऐसी एज है जहाँ पे आप बच्चों के दिमाग में कुछ भी इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं, वो बच्चे आज दुखी हैं, परेशान हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। और जैसा जैसा आपने अभी कहा कि इस बार की नीट एग्जाम में बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स ऑफ कंट्रोवर्सीज हैं, जो कि एग्जाम शुरू में कहा गया कि पेपर लीक हो गया है, कुछ अरेस्ट भी हुए ये सब हुआ। और फिर बाद में ग्रेस मार्क्स और कट ऑफ का बहुत हाई जाना और भी मल्टीपल चीजें इसमें ऐड हो गई। लेकिन जो आज का जो जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि इनफैक्ट ये सेंटर ने ही प्रपोज किया है कि जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके ग्रेस मार्क्स को कैंसिल कर देते हैं और दो ऑप्शन दे देते हैं कि या तो आप विदाउट ग्रेस मार्क एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर से एग्जाम होगा। इसमें मेरे दो कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न ये है कि जब आप कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं, इनका दोबारा एग्जाम होगा, इनके बारे में पहले NTA ने कहा था कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हाई कोर्ट को या किसी कोर्ट को अप्रोच किया था और ये कहा था कि हमारे सेंटर पे हमारा टाइम लॉस हुआ है और उसकी वजह से हम एग्जाम प्रॉपर्ली नहीं कर पाए। तो बिकॉज ये चीज कोर्ट में गई थी और फिर हाई कोर्ट का डिफरेंट कोर्ट्स का प्रेशर था, तो NTA ने इस टाइम लॉस, पहला तो NTA ने कहा कि हमने चेक किया, हमने वैलिडेट किया। हो सकता है कि 1000 लोगों ने, 10,000 लोगों ने या 1 लाख लोगों ने हमारे पास ये रिक्वेस्ट डाली होगी या हाई कोर्ट में केसेस डाले होंगे। तो हमने इनको पहले वैलिडेट किया कि कितने लोगों का टाइम लॉस हुआ था, और उसमें मान लो ये लोग आ गए 1563 लोग जिनकी बात कर रहे हैं, और इनको फिर हमने एक सर्टेन लॉजिक के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब चलो, ग्रेस मार्क्स तो आपने हटा दिए, आपने कहा कि हम इनका अब फिर से टेस्ट लेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया। ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जिन्होंने हाई कोर्ट अप्रोच नहीं किया, तो उनका आप रीटेस्ट लो, है ना? ये तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने कहा कि यार हम इन सबका रीटेस्ट लेंगे, इनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो ग्रेस मार्क्स के बाद उनकी क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर रहे हैं। तो जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं उनका फिर से क्यों टेस्ट ले रहे हो सकता है इस बार वो क्वालिफाई कर जाए, तो ये बाकी लोगों के लिए अनफेयर हो गया। तो ये दो मुझे बड़े मुद्दे हैं। जी, मेरा एक और सवाल है कि ये सिर्फ ग्रेस मार्क की ही बात नहीं है, सवाल ये भी है कि पहली बार नीट में 67 छात्र एक साथ कैसे टॉप कर सकते हैं? एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र टॉपर कैसे कर सकते हैं? इस पूरे मामले पर आप और क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, ये पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली मान लो किसी सेंटर से किसी बच्चे के 670 680 आते और हमने सर्टेन ग्रेस मार्क्स दिए, मान लो सबको 100 ग्रेस मार्क्स दिए और आपकी अपर कैप है 720, तो ये पॉसिबल है कि बहुत सारे बच्चे एक अपर कैप पे जाके रुक जाएंगे। तो थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, बट बिकॉज NTA ने प्रॉपर लॉजिक नहीं दिया है, प्रॉपर बताया नहीं है कि किसको कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्या हुआ, तो इन एब्सेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन फिर आपका ये स्पेकुलेशन है कि वहां पर कुछ हुआ होगा, या मुझे उस बारे में बहुत जानकारी नहीं है और मुझे पता नहीं है कि क्योंकि वो उसके बाद ही आता है। पहले ये क्लेरिफाई हो कि क्या उन सब बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, अगर मिले हैं तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। ग्रेस मार्क का आधार क्या होता है? ये सवाल बच्चों का भी है कि जिस हिसाब से NTA ने ग्रेस मार्क दिए तो उसका बेस क्या होगा? देखिए, उन्होंने लॉजिक दिया है कि 2018 में एक क्लैट का एग्जाम हुआ था जिसमें इस तरह के टाइम लॉस हुआ था बच्चों का, और उस समय कोर्ट ने ये बोला था कि यार जो टाइम लॉस हुआ है
मतलब अगेन वो जो केस था वो कोर्ट में गया होगा, तो वहां पर ये कहा गया था कि टाइम लॉस के लिए आपको कंपेंसेट करना होगा, और उन्होंने इसका कुछ एक लॉजिक बनाया था। लेकिन और वो लॉजिक उन्होंने सिमिलर लॉजिक यहाँ पे शायद अप्लाई किया होगा। लेकिन जो एक क्लैट का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम है, उसमें सिर्फ 60-70 हजार लोग एग्जाम देते हैं, बट वो ब्रॉडली ऑनलाइन एग्जाम है कि बच्चा ऑनलाइन कर रहा है, और ऑनलाइन में आप मेजर कर सकते हो, आप अक्रॉस मेजर कर सकते हो कि मेरे 60,000 जो बच्चे हैं, इसमें अगर किसी का सिस्टम क्रैश हो गया, सिस्टम लेट स्टार्ट हुआ, जल्दी बंद हो गया, आप क्वांटिफाइबल मेजर कर सकते हो। लेकिन ये जो नीट का एग्जाम था ये ऑफलाइन एग्जाम था, इसमें हमने पूरा चीज, अगर हम बोल रहे हैं कि यार किसी का 15 मिनट टाइम वेस्ट हुआ या टाइम लॉस हुआ, यार वो 16 मिनट भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, मतलब 15 मिनट, मतलब कैसे आप क्वांटिफाई कर रहे हो? या अक्रॉस सब्जेक्टिव हो गया ना कि इतने सेंटर हैं आपके, तो 7,000 सेंटर्स पे एग्जाम, 7,500 सेंटर्स पे एग्जाम हुआ है, राइट? तो आप उसको या तो बोलो कि आपने हर सीसीटीवी कैमरे को ऑब्जर्व किया है, उसका डाटा आपके पास है, आप फैक्चुअली प्रेजेंट कर सकते हो, उस डाटा के बेसिस पे फिर आप बात करते हैं। और अदरवाइज तो ये बड़ा डिफिकल्ट है ऑफलाइन एग्जाम में इस चीज को क्वांटिफाई करना कि किसका कितना टाइम लॉस हुआ, और उसके बेसिस पे कुछ भी करना। इन बच्चों की तरफ से जितना हमने सुना, एक सवाल ये भी था कि इसको पहले से कहीं मेंशन नहीं किया गया कि ग्रेस मार्क का भी कोई प्रोविजन होगा। तो बनते हैं उनके सवाल भी, बढ़ते हैं आगे। लेकिन 1563 कैंडिडेट्स की 23 जून को दोबारा एग्जाम होगी, लेकिन परीक्षा की विश्वसनीयता का क्या? जो ट्रस्ट एक बन जाता है एग्जाम पे, नीट आईआईटी एक बड़े प्रोफाइल के लिए जाना जाता है, और इसके बाद बच्चों के मन में तो आता ही है, उनके पेरेंट्स के मन में भी एक तरह का संदेह आ जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम कैसे अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, अपने सिस्टम में ट्रस्ट मेंटेन रखें, ट्रस्ट बनाकर रखें, क्योंकि अगर वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो ये जो जनरेशन है जो इतना, और ये जनरेशन में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये वही बच्चे हैं जो आज से 4-5 साल पहले कोविड झेल कर आए हैं। इन्होंने कोविड में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी हैं। फिर से हमने इनको एक ऐसे स्टेज पे खड़ा कर दिया जहां पे फिर से अनसर्टेनिटी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है। मुझे याद है अपने टाइम पे मैंने 1997 में IIT JEE का एग्जाम दिया था, कहीं ऐसी न्यूज आई थी कि पेपर लीक हुआ है, तुरंत ही विद इन 1 or 2 days एग्जाम गॉट कैंसल्ड एंड न्यू एग्जाम डेट वाज अनाउंस्ड। तो ये पास्ट में हो चुका है। JEE नीट लेवल के एग्जाम में कुछ अगर गड़बड़ होती है तो तुरंत उसको कैंसिल किया जाना चाहिए और तुरंत री एग्जाम अनाउंस किया जाना चाहिए। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा, आप भी एक संस्था चलाते हैं, बहुत सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आपकी तरफ से एक क्विक सलाह क्या होगी बच्चों के लिए? देखो बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं, जो भी कंसर्न्स हैं आपके, बहुत वैलिड हैं, और हम सब आपके साथ हैं। हमारी पूरी कंपनी, इनफैक्ट पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट, सब आप मान लीजिए कि सब आप ये मान के चल सकते हैं कि सब दिल से साफ हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लैप्स हुए हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। लेकिन इसके भी बियॉन्ड मैं आपको कहना चाहूंगा कि लाइफ इज नॉट जस्ट वन एग्जाम। आपके लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, बहुत सारे फेजेस आएंगे, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम। तो हिम्मत ना हारें, परेशान ना हो, ठीक है, पॉजिटिव रहें, ये भी मामला सॉल्व होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, और इट्स नॉट जस्ट वन एग्जाम। अनिल जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही काफ़ी अच्छी चर्चा रही आपके साथ, और फिलहाल आप शो का समय यही हमारा ख़त्म हो रहा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। के बाद स्वागत है आपका, और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज निफ्टी और सेंसेक्स ने रिकॉर्ड स्तर छुआ। बाजार के बड़े एक्शन की बात बता रहे मेरे सहयोगी अंश बिलवार।
तो निफ्टी ने आज रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ, लेकिन 23,500 को छू नहीं पाया, कुछ 20 अंकों से रह गया, क्योंकि दरअसल 23,500 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग चल रही थी। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रेशर था। अगर यहाँ पे चार्ट में देखा जाए तो निफ्टी इसके साथ साथ अभी साइडवेज ट्रेंड में बंद होता हुआ नजर आया। ये चौथा सेशन है जब निफ्टी साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है। दूसरे इंपॉर्टेंट इंडिसेस की बात करें तो दोनों ये मिड कैप स्मॉल कैप ने ना सिर्फ रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ, बल्कि 7वां सेशन था जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई। सेक्टोरल इंडिसेस की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी रियल्टी टॉप सेक्टोरल गेनर था, जिसने कि रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ, और ये मेनली टॉप गेनर्स यहाँ पे हमें शोभा और मैक्रोटेक डेवलपर्स नजर आते हैं। निफ्टी फार्मा ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ और हरे निशान में बंद हुआ, जबकि निफ्टी आईटी का ये तीसरा सेशन था जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई। सेक्टोरल लूजर की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी टॉप सेक्टोरल लूजर था, जिसका ये तीसरा सेशन था लगातार बिकवाली का। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेंटिमेंट सा बनता हुआ नजर आ रहा है एफएमसीजी इंडेक्स में। साथ ही साथ अगर इसका चार्ट देखा जाए तो स्टॉक ने इंडेक्स ने 3 ब्लैक क्रोज कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है नीचे के तरफ। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिक्स मार्केट रहा। निफ्टी और निफ्टी बैंक साइडवेज कंसोलिडेशन में बंद होते हुए भी नजर आए। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच का, जिसको बताएंगे मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच पे। और हम जो लाते हैं दिन के 5 अहम स्टॉक्स या थीम लाते हैं जहां पे बाज़ार में चर्चा होती है, जहां पे वॉल्यूम्स देखने मिलता है या प्राइस एक्शन आता है। तो बिना विलंब किए सबसे पहला स्टॉक लेते हैं पेटीएम। यहाँ पे दिन के ट्रेड में 5% के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और याद रखिए पिछले 5 दिन में स्टॉक 20% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है इन्वेस्टर्स को। स्टॉक 400 रुपये के ऊपर है अभी, और अभी अनाउंसमेंट भी आया कि उनके साथ सैमसंग के साथ करार किया है, जहां पे वो ट्रैवल और एंटरटेनमेंट सर्विस अपने पेटीएम वॉलेट में डालेंगे। IRDA भी जो है उनकी अप्रूवल ले ली है, जहां से वो जनरल इंश्योरेंस से निकलेंगे और अपनी कोर बिजनेस पे फोकस करेंगे। तो स्टॉक में भारी करेक्शंस आए थे रेगुलेटरी इश्यूज़ के कारण, बट अब लग रहा है कि ये सारे चीज़ फैक्टर्ड इन हो गए हैं और एक नया फ्रेश डिमांड आ रहा है इंस्टीट्यूशन से भी और HNI से भी। तो यहाँ पे पेटीएम अपने रडार में ज़रूर रखिएगा, स्टॉक में अच्छी मूवमेंट आ रही है। पेटीएम के बाद एक छोटी कंपनी है आर्कियन केमिकल्स। BNK सिक्योरिटीज़ ने जो है उन्हें इनिशिएटिंग रिपोर्ट रखा, स्टॉक में भारी तेज़ी देखने मिला। इनिशिएट बाई रखा है, टारगेट प्राइस 864 रुपीज़ का रखा है, यानी कि करंट लेवल से भी 30% से ज़्यादा का रिटर्न पोटेंशियल जो है मिल सकता है इस ब्रोकिंग हाउस के हिसाब से। वैल्यूएशन वो कह रहे हैं अभी भी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। अपने FY26 का जो EPS होता है उसमें 13 गुना ट्रेड हो रहा है, उसका जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो 17 गुना है, यानी कि वैल्यूएशन करंट लेवल्स में भी चीप है। अब बात करते हैं शुगर स्टॉक्स पे। यहाँ पे फ्लेवर आ गया है शुगर स्टॉक्स में, अब बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स आ रहे हैं। सबसे पहला मैं बता दूं कि गवर्नमेंट जो है एक्सपेक्ट करे कि जो शुगर की जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। इथेनॉल में फोकस भी है, मॉनसून सीजन भी स्टार्ट हो गया है, और ऑफकोर्स एग्रीकल्चर जो 100 दिन का एजेंडा होता है गवर्नमेंट का, उसमें एग्रीकल्चर का फोकस बहुत रहेगा। स्पेशली जब कोalition गवर्नमेंट आती है तो पॉपुलिस्ट मेजर्स भी देखने मिलते हैं। करंट मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है लगभग 31 रुपीज़ पर केजी है, और बाजार का मानना है कि ये 41 रुपीज़ पर केजी हो सकता है। तो शुगर स्टॉक्स के लिए जो है अच्छी तेज़ी देखने मिली, और आने वाले दिनों में भी जो है लगता है कि शुगर स्टॉक्स में तेज़ी बरकरार रहेगी। शुगर स्टॉक्स के बाद हमारा चौथा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाला है GST काउंसिल के मीट के ऊपर फोकस पे। तो यहाँ पे बाज़ार का मानना है कि जो नेचुरल गैस होते हैं, जो गैस होती है, वो GST के डेफिनेशन में आ सकते हैं। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर ये डेफिनेशन में आ जाते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ रिडक्शंस भी देखने मिल सकते हैं GST के। अब ये नेचुरल गैस क्यों इंपॉर्टेंट होता है लिस्टेड कंपनीज़ के लिए, ये मैं बता दूँ। टाइल्स या फर्टिलाइजर्स, इनका जो रॉ मटेरियल कंपोनेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 30 से 50% तक का रॉ मटेरियल कंपोनेंट सिर्फ गैस से आता है। तो यहाँ पे अगर गैस की क्लैरिटी मिली तो रॉ मटेरियल कॉस्ट में क्लैरिटी मिलेगी, और वहाँ क्लैरिटी मिली तो उसके कारण जो है फर्टिलाइजर स्टॉक्स, मानसून भी अच्छा है, और इसके अलावा ओवरऑल डिमांड में एग्री का पिकअप आया और ये फैक्टर भी आ गया, तो उसके कारण फर्टिलाइजर स्टॉक्स चल रहे हैं। और टाइल स्टॉक्स में भी जो है अच्छी वॉल्यूम्स देखने मिल रही है। तो टाइल में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जो लगता है नेचुरल गैस का लगता है। तो ऑफकोर्स मॉर्बी रिलेटेड कंपनीज जो फोकस में है वो भी जो है आगे जाते हुए दिनों में जो है बाज़ार की नज़र रहेगी। 4 स्टॉक्स 4 ग्रुप्स तो हमने बता दिए, लेकिन हमारा 5वां स्टॉक हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है खबर गरम का, 2:50 से 3 बजे के बीच आता है रोज़, आपके लिए हम लाते हैं, जहाँ पे खबर और एक्शन देखने मिलता है। और हमारा आज का स्टॉक है नवीन फ्लोराइन। यहाँ पे हमारी डीलर्स के साथ बातचीत हुई तो पता चला कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाइंग, एक PMS होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की कंपनी, उन्होंने जो है अपनी स्टेक को बढ़ाया है। स्टॉक देखें तो अच्छी मूवमेंट आ रही है, पिछले 6 दिनों में अच्छी बाइंग आई है और अपने 5 मंथ हाई लेवल्स पे है।
पर बाज़ार को 3 अहम बात सामने आती है स्टॉक के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला है कि जो नए एमडी नितिन कुलकर्णी को चूज़ किया गया है उसके कारण एक अच्छा क्लैरिटी मिलता है कि आगे जाते हुए कंपनी का विजन क्या रहेगा। और इनका जो एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है आपके सीडीएमओ बिजनेस में, स्पेशलिटी केमिकल में, और इंटरेस्टिंगली 8 साल उन्होंने अपना शुरुआती करियर भी कंपनी के साथ ही लगाया था। तो इसके कारण जो स्ट्रीट चेयर कर रहा है, नया मैनेजमेंट आया है, रिवाइवल भी देखने मिली है कुछ केमिकल प्राइसिंग के उनके कुछ प्रोडक्ट्स के। हालांकि एक्सपोर्ट्स मई में जो थे वो उतने अच्छे नहीं आए थे, बट ओवरऑल स्मार्ट मनी कहें या पीएमएस बाइंग कहें, वो जो है इस स्टॉक में देखने मिल रही है, वो है नवीन फ्लोराइन। तो ये हमने आपको 5 अहम स्टॉक्स बता दिए जहाँ पे पूरी मूवमेंट दिन के ट्रेड में हो रही थी, और यही है हमारा 5 का पंच। 22 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। बैठक में किन मुद्दों पर विचार हो सकता है, जानते हैं। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। जीएसटी काउंसिल की 22 जून को होने वाली मीटिंग एक महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है। पहली मीटिंग है जब चुनाव खत्म हुए हैं। कुछ मुद्दे उसमें आ सकते हैं, जैसे कि 28% जो जीएसटी है ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज पर, यह मुद्दा तब से गरमाया है पिछले साल से, जब अक्टूबर में 28% जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग पर लगाया गया था। दूसरा होगा ये कह सकते हैं कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कई आइटम को लेकर, टेक्सटाइल, लेदर गुड, इन सब को लेकर। तीसरा मुद्दा हो सकता है रेट रैशनलाइजेशन को लेकर, और आईटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ऐसे बारे में हो रही है जब मीटिंग जब जीएसटी की कलेक्शन मंथ आफ्टर मंथ, महीना दर महीना बहुत अच्छी हो रही है। पिछले महीने 1.7 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन थी। ये भी कहा जा रहा है कि ये जीएसटी मीटिंग जो काउंसिल मीटिंग है, इसमें स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बजट पे अपने विचार दे सकते हैं। इस सब को देखते ही ये काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है, जो जून 22 की होगी। 53 भी होगी। निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता करेंगी। और अब इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। रेगुलेटर के द्वारा सरेंडर वैल्यू के जो नियम हैं वो फाइनलाइज कर दिए गए, और इसके बाद जो तमाम तरह के पिछले 6 महीने से कयास थे लाइफ इंश्योरेंस स्पेस के अंदर कंपनियों के ऊपर क्या असर आएगा, सरेंडर वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उस पर अब लगाम लग गई है। और मास्टर सर्कुलर में आईआरडी ने कह दिया है कि जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू होगी उसका फॉर्मूला ये होगा कि जो मौजूदा पेड अप सम एश्योर्ड है और फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे कैलकुलेशन में, उससे ज़्यादा वो सरेंडर वैल्यू होनी चाहिए। और उसको कैलकुलेट करने के लिए जो ब्याज दर होगी वो 10 ईयर की जो जीसेक बॉन्ड होते हैं, यील्ड होती है, वो उस ब्याज दर पे किया जाएगा। और उसमें 50 बेसिस पॉइंट की छूट दी गई है इंश्योरेंस कंपनियों को कि उस जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है उसमें 50 बेसिस पॉइंट और जोड़ सकती है। तो इसके बाद जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू है उसमें बढ़ोतरी होगी। पॉलिसी होल्डर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नुकसान होगा क्योंकि उनके मार्जिन्स में कटौती होगी, मार्जिन्स कम होंगे। एचडीएफसी लाइफ ने कहा है कि उनके मार्जिन्स पर करीब 100 बेसिस पॉइंट का असर हो सकता है। बाकी कंपनियों पर भी 80 बेसिस पॉइंट से लेकर 200 बेसिस पॉइंट का असर होगा, क्योंकि दिसंबर का जो ड्राफ्ट था रेगुलेटर का, वहाँ पर सरेंडर वैल्यू को दुगना करने के लिए कहा गया था। फिर मार्च के अंदर जब देखा कि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा विरोध था उसका, तो ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए थे। लेकिन अब रेगुलेटर ने स्पेशल सरेंडर वैल्यू में बढ़ोतरी की है। तो करीब 1 साल बाद अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं दूसरे साल में, तो 78% तक आपने जो प्रीमियम चुकाया है वो आपको वापस मिलेगा। तो इससे कंपनियों को ज़्यादा सरेंडर वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स को जो अपना सरेंडर करते समय जो पैसा मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।